जो स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को जीपी भी कॉल करते हैं। अब अगर कोई सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल दिस वन, तो इस तरीके की सीक्वेंस को जीपी कॉल करते हैं। अब इस सीक्वेंस में ऐसा क्या स्पेशल है जिस वजह से इसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कॉल कर रहे हैं? तो अगर आप कॉन्जिक्यूटिव टर्म को डिवाइड करके देखोगे, मतलब किसी भी आगे वाले टर्म को उसके प्रीवियस टर्म से डिवाइड करोगे, तो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर आएगा। जैसे 8 है, 8 के पीछे वाला नंबर 4 है, डिवाइड करो, कांस्टेंट नंबर 2 आया। 32 को ले लो, उसका पिछला नंबर है 16, तो उसे डिवाइड करो 16 से 32 को, तो देखो 2 आया। तो हमेशा एक कांस्टेंट टर्म आएगा, जब भी एक कांस्टेंट रेशियो आएगा जब भी आप कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करोगे, मतलब किसी भी टर्म को उसके प्रीवियस टर्म से डिवाइड करोगे तो हमेशा एक कॉमन नंबर आएगा। ऐसे सीक्वेंस को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ऐसे प्रोग्रेशन को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो द प्रोग्रेशन in which the ratio of term divided by its previous term is constant or same, then the progression is called GP, and the common ratio and the constant ratio is called the common ratio। तो ये जो कांस्टेंट रेशियो है इसे हम कॉमन रेशियो कॉल करते हैं, और ऐसी प्रोग्रेशंस को जीपी कॉल करते हैं। कॉमन रेशियो को आर से डिफाइन करते हैं। अगर इसे हम जनरलाइज करना चाहे, इफ x1 x2 x3 and so on up to xn are n terms in gp, then r is defined as x2 upon x1, x3 upon x2, xn upon xn minus एंड सो ऑन। तो कॉमन रेशियो को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अगर आप इसी जीपी का एग्जांपल लेते हुए आगे बढ़ते हो, जैसे 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन, इसमें फर्स्ट टर्म को ए कॉल करते हैं। यहाँ पे कॉमन रेशियो 2 के इक्वल है। तो अगर मेरे को nth टर्म का फॉर्मूला लिखना है, तो nth टर्म का फॉर्मूला लिखना बहुत आसान है, द जनरल टर्म ऑफ जीपी और nth टर्म ऑफ जी, एक ही चीज के दो नाम है। यहाँ पे अगर आप देखो, सेकंड पोजीशन पे जो टर्म है, वहां पे हमने फर्स्ट जो टर्म है उसे अगर कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते, मतलब फर्स्ट जो टर्म है उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो सेकंड टर्म आ गया। फर्स्ट टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगा। अब फर्स्ट टर्म को अगर 2 बार 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आया। देखो, एक बार मल्टीप्लाई करा तो 4 आया। फर्स्ट टर्म को 2 बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जम्स होंगी, 8 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म को 3 बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्थ टर्म आएगा। तो यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि फर्स्ट टर्म को कॉमन रेशियो, देखो 2 इंटू 2 इसे मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, तो मेरे को फोर्थ टर्म मिल गया। यहाँ पे ए लिख देते हैं फर्स्ट टर्म को। अगर मैंने
फर्स्ट टर्म को 2 बार मल्टीप्लाई करा था तो थर्ड टर्म मिला था। फर्स्ट टर्म में कॉमन रेशियो को एक बार मल्टीप्लाई करा तो सेकंड टर्म मिला। फर्स्ट टर्म में कॉमन रेशियो की पावर 0 से मल्टीप्लाई करा तो फर्स्ट टर्म। तो यहां से आपको पैटर्न बड़ा आसानी से दिख रहा होगा। फर्स्ट nth टर्म लिखना है तो फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो और उसकी पावर n-1, मतलब जो टर्म है nth टर्म, जो टर्म की पोजीशन है उसको 1 से माइनस करके r की पावर में लिख देंगे तो वो वाला टर्म मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे टर्म की पोजीशन 4 थी तो कॉमन रेशियो की पावर में पोजीशन -1 आया, मतलब 4 - 1 3। यहाँ पे पोजीशन 3 थी तो 3 - 1 2 आया। तो nth टर्म का या जनरल टर्म का जीपी का फॉर्मूला हो गया a इंटू आर की पावर n-1। नेक्स्ट, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। जीपी में n टर्म्स का सम करना है तो सम को Sn से डिनोट करते हैं, a r की पावर n-1 अपॉन r-1। सम का एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अब ये दो फॉर्मूलाज अलग अलग क्यों है? ये दो फॉर्मूलाज अलग अलग है और कहाँ पे लगते हैं ये आपको याद रखना है। तो अगर r 1 से बड़ा है, मतलब कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है, तो फर्स्ट फॉर्मूला लगाओगे। अगर कॉमन रेशियो 1 से छोटा है तो सेकंड फॉर्मूला का यूज करोगे। अब जीपी दो तरीके की हो सकती है, एपी दो तरीके की थी, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो जीपी इज ऑफ टू टाइप्स, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो फाइनाइट जीपी if number of terms are countable, infinite gp if there are infinite number of terms। तो यहाँ पे हमें n टर्म्स ऑफ जीपी का सम फाइंड करना है। मतलब ये फाइनाइट जीपी है। तो फाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया। पर अगर इनफाइनाइट जीपी होगी तो उसके लिए सम का फॉर्मूला, a अपॉन आर 1 माइनस आर। तो इनफाइनाइट जीपी है उसका सम का फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस आर होता है। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। इन जीपी में टर्म्स कैसे सिलेक्ट करते हैं हम ये देखते हैं। अगर हमें बोले कि 3 टर्म सिलेक्ट करो तो पहला टर्म a, दूसरा टर्म a इंटू आर और तीसरा टर्म a। अगर कोई आपको आके कह दे 5 टर्म सिलेक्ट करो तो a इंटू आर, a इंटू आर स्क्वायर। सिमिलरली a अपॉन आर स्क्वायर। 7 टर्म्स बोल दे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जल्दी से मेरे साथ साथ आप भी कॉपी कर लो और साथ में याद भी हो जाएंगे। अगर कोई बोल दे 4 टर्म सिलेक्ट करना है तो a अपॉन आर, a इंटू आर क्यूब, a अपॉन आर क्यूब। 6 टर्म्स a अपॉन आर, a इंटू आर, a इंटू आर क्यूब, a इंटू आर की पावर 5,
a अपॉन आर क्यूब a अपॉन आर की पावर 5। तो यहाँ पे ये इवन नंबर ऑफ टर्म सिलेक्ट करने का फॉर्मूला है। या इवन नंबर ऑफ टर्म सिलेक्ट करने का तरीका है। और ये अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स बोलेंगे तो ये पैटर्न फॉलो होगा। अगर ऑड है तो ऊपर वाला पैटर्न फॉलो होगा, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म सिलेक्ट करने के लिए बोलेंगे तो ये नीचे वाला पैटर्न फॉलो होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जीएम में मतलब जीपी पे, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन को जीएम कॉल करते हैं। अब अगर ए बी सी, इफ वी हैव these three numbers in GP, then B upon A कॉमन रेशियो के इक्वल, C अपॉन B कॉमन रेशियो के इक्वल, दोनों इक्वल होंगे सिंस कॉमन रेशियो तो एक जैसा होता है पूरे जीपी में। अगर ये चीज किसी को समझ नहीं आई तो देखो, B अपॉन ए आर के इक्वल होगा, C अपॉन बी करेंगे ये भी आर के इक्वल होगा, तो B अपॉन ए और C अपॉन बी को इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे अगर b को एक साथ ले आएंगे तो बी स्क्वायर सी ए के इक्वल, b की वैल्यू अंडर रूट सी ए की। तो ए बी सी अगर तीन टर्म्स हैं जीपी में तो मिडिल टर्म को ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। और मिडिल टर्म किसके इक्वल होता है? अंडर रूट सी ए के। तो ये कंडीशन ऑफ जीपी हो गई। अगर कभी भी आपको चेक करना है कि तीन टर्म जीपी पे है या नहीं है तो मिडिल टर्म की वैल्यू आप कैलकुलेट करके देखो इससे, अगर इसके इक्वल आ गई तो है, अगर नहीं आई तो नहीं है। और B इज कॉल्ड जीएम। तो अगर आपसे कोई जीएम की डेफिनेशन पूछे तो क्या बोलोगे? ज्योमेट्रिक मीन इज द स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टू नंबर्स। तो एक्सट्रीम नंबर्स का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट होता है ज्योमेट्रिक मीन। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीएम एंड एएम, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में क्या रिलेशनशिप है? इसका मतलब इन शॉर्ट कि इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आपको ये याद रखना है, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। Insertion of n geometric means between two numbers, दो नंबर्स के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है। तो पहला नंबर हम ले लेते हैं 3 और दूसरा नंबर हम ले लेते हैं 27। इन दोनों के बीच में अगर मैं आपको बोलूं दो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है, तो फर्स्ट टर्म तो 3 हो गया, लास्ट टर्म b कॉल कर देते हैं 27 हो गया। इनके बीच में दो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं, तो यहाँ पे GM1 GM2।
अब हमारे पास टोटल 4 टर्म्स है, 3 GM1, G1 कॉल कर देते हैं, G2 और 27। तो अब यहाँ पे टोटल 4 टर्म्स हो गए और ये 4 टर्म जीपी में होंगे। यहाँ पे चारों टर्म्स जीपी में है और फर्स्ट टर्म है 3, लास्ट टर्म है 27। लास्ट टर्म बोले तो फोर्थ टर्म है 27। तो लास्ट टर्म की पोजीशन क्या हो गई, जो जितने भी जीएम्स इंसर्ट करने थे उसमें 2 ऐड कर दो तो लास्ट टर्म की पोजीशन आ जाती है। जैसे यहाँ पे 2 जीएम ऐड करने थे तो 2 और +2 4। अगर 3 जीएम्स ऐड करने होते तो 3 + 2। अगर n जीएम्स ऐड करने हैं तो पोजीशन ऑफ लास्ट टर्म n + 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको लास्ट टर्म की पोजीशन पता है, फर्स्ट टर्म पता है। तो अगर फोर्थ टर्म के लिए आप फॉर्मूला लिखोगे या nth टर्म का फॉर्मूला लिखोगे यहाँ पे a × r⁻n−1। फोर्थ टर्म है तो a × r⁴ फर्स्ट टर्म जीपी का था 3 r⁴ 4 - 1 और फोर्थ टर्म है 27। तो 27/3 = r⁴। तो 9 = r⁴। तो क्यूब रूट ऑफ 9 r के इक्वल आ गया। ऐसा क्यों, जब क्यूब को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 1/3 पावर बन जाएगी, 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट। तो r मिल गया हमें, a पता है 3, GM1 और GM2 मतलब G1 और G2 फाइंड करने हैं। तो G1 तो हमारे प्रोग्रेशन का सेकंड टर्म था और G2 थर्ड टर्म। तो G1 सेकंड टर्म के इक्वल है, G2 थर्ड टर्म के इक्वल है। सेकंड टर्म का फॉर्मूला a × r⁴ ए r⁴ 1, a की वैल्यू 3, r की वैल्यू 9 की पावर 1/3। तो 9 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, पावर 1/3। तो 3 × 3 की पावर 2/3 मतलब 3 1 + 2/3 कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब पावर 1 है। 1 + 2/3 3 की पावर 5/3। ऐसी थर्ड टर्म फाइंड करना है। थर्ड टर्म फाइंड करना बहुत सिंपल है, a r⁴ 3 - 1 3 r मतलब यहाँ पे 3 की पावर 2/3 लिखते सीधा, r की पावर 2 है। अब यहाँ पे किसी को नहीं समझ में आया तो भाई सारा लिखना ही पड़ेगा, मजबूरी है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 9 की पावर 2/3, 9 को 3 की पावर 2 लिखेंगे और बाहर पावर 2/3। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। पावर्स को ऐड करेंगे, यहाँ पे 7/3 आ गई पावर। तो G2 की वैल्यू 3 की पावर 7/3, G1 की वैल्यू 3 की पावर 5/3। तो 2 GM आपने इंसर्ट कर दिए दो नंबर्स के बीच में। ऐसे अगर आपको NGM इंसर्ट करने के लिए बोलेंगे तो कोई डरने की बात नहीं है। लास्ट टर्म की पोजीशन n+2 होगी, आपको पोजीशन पता है, फर्स्ट टर्म पता है, तो r की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे। r की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद तो बस नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है उसको कैसे लिखना है। मतलब जैसे G1 G2 G3 G4 होंगे तो उन्हें किस तरीके से लिखना है एक्सप्रेशन में, ये भी पता है। यहाँ से G1 G2 की वैल्यू फाइंड करते रहना और आंसर बताते रहना। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन लिखो मेरे साथ, सेकेंड टर्म ऑफ GP is 30 and fourth term is 750।
फाइंड थर्ड टर्म। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तीन टर्म है, तीन टर्म जीपी पे है। तो हमें थर्ड टर्म फाइंड करना है, मतलब मिडिल टर्म फाइंड करना है। तीन टर्म जीपी में दे रखे हैं। तो फर्स्ट टर्म देखो, तीन टर्म दे रखे हैं जीपी में, ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, पर मेथड से चलते हैं, मेथड से करते हैं, फिर मैं आपको डायरेक्टली भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। थर्ड टर्म, तीन टर्म है जीपी में, तो यहाँ पे हम तीन टर्म्स जब जीपी में होते हैं तो हम ए आर और ए अपॉन आर लेते हैं। तो अगर आप देखोगे सेकेंड टर्म की वैल्यू ए अपॉन आर 30 दे रखी है, फोर्थ टर्म की वैल्यू ए इंटू आर 750 दे रखी है। तो अगर आप यहाँ से a की वैल्यू 30 इंटू आर यहाँ पे पुट कर दो, तो 30 आर स्क्वेयर 750, आर स्क्वेयर इक्वल्स टू 750 अपॉन 30। आर स्क्वेयर 25 के इक्वल, आर की वैल्यू 5। तो आर की वैल्यू 5 आ गई, वापस यहाँ पे आओ, तो 30 इंटू 5 रखेंगे आर की वैल्यू, ए की वैल्यू हमें मिल गई 150। ए पता लग गया, आर पता लग गया। फर्स्ट सेकंड टर्म है ए अपॉन आर, मतलब 150 अपॉन 5, 30, बिल्कुल ठीक। थर्ड टर्म होगा ए के इक्वल, मतलब 150 के इक्वल। फोर्थ टर्म 150 इंटू 5, 750। तो थर्ड टर्म हमें मिल गया इस जीपी का, या फिर ये जो हमारी जीपी बन रही थी यहाँ पे टर्म मिल गया 150 के इक्वल। तो एक्चुअली कुछ नहीं था, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज ट्विस्ट करी हुई थी। आपको क्लियरली सीधा सीधा बोल रहे थे कि तीन टर्म जीपी में है, उसमें से सेकंड टर्म मेरा और फोर्थ टर्म मेरा, मतलब उस जीपी का फर्स्ट टर्म और उस जीपी का लास्ट टर्म दे रखा था आपको। तो सेकंड टर्म फोर्थ टर्म की वैल्यू समझ गए ना कैसे करा। अब यहाँ पे मैं आपको एक और मेथड दिखाता हूँ। सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये सब के सब जीपी में। तो मिडिल टर्म फाइंड करना है ना हमें, एक्सट्रीम के टर्म्स दे रखे हैं। तो मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है, स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। इसी को तो ज्योमेट्रिक मीन कहते थे। तो सीधा सीधा 30 इंटू 750 का स्क्वायर रूट कर दो, 150 के इक्वल आएगा। स्क्वायर रूट निकालना बहुत आसान है, स्क्वायर रूट निकाल लेना, क्लियरली आपको आंसर मिल जाएगा। अब एक अच्छी लेवल का क्वेश्चन करते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन है काफी। फाइंड द सम ऑफ 1, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वेयर, 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 2 की पावर 3, कॉमा, ऐसे चलते जाएंगे डॉट 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 अप टू 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस डॉट 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 ब्रैकेट के अंदर 2 की पावर 2000। तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। ये क्वेश्चन जिसको नहीं समझ में आया, मैं पहले क्वेश्चन तो समझा दूं, फिर भी आप ट्राई करोगे। हमें यहाँ पे टर्म्स दे रखे हैं, तो एक टर्म मेरा, दूसरा टर्म मेरा, तीसरा टर्म मेरा, चौथा टर्म मेरा, और ये लास्ट टर्म है। तो हमें इन सारे टर्म्स का सम फाइंड आउट करके बताना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, सबसे पहले पहले ट्राई कर लो, फिर उसके बाद वीडियो को अनपॉज करके दोबारा आगे देखो। सबसे पहले मैं आपसे पूछूं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, कोई बस इतना बता दो। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स ही ढूंढना मुश्किल है, क्वेश्चन सॉल्व करना तो दूर की बात है। तो अच्छी लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन से डरते नहीं है, क्योंकि जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। तो ए प्लस बी, मतलब ए बी सी डी तो सब पढ़ लेते हैं,
वर्ड सब पढ़ना सीखेंगे तब मजा आएगा। तो ये ऐसी इन सब क्वेश्चंस का मिक्सचर है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो चलो, आप लोगों ने गेस करा होगा। अब मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ नंबर ऑफ टर्म्स का। देखो यहाँ पे 2 की पावर 1 है तो सेकेंड टर्म है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 है तो ये थर्ड टर्म है, 2 की मैक्सिमम पावर 3 है, ये फोर्थ टर्म है। यहाँ पे 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है इस टर्म में, 2000, तो ये कितना टर्म होगा, 2001 टर्म। तो टोटल कितने टर्म है, 2001 टर्म्स। कैसे करा ध्यान से देखना, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म में 2 की पावर 1 है, मतलब जो, और थर्ड टर्म 2 की पावर 2 है। तो जो 2 की मैक्सिमम पावर है ब्रैकेट में, उससे एक ज्यादा उस टर्म की पोजीशन है। यहाँ पे 2 की पावर 3 है, इस टर्म की पोजीशन 4 है, तो इस टर्म की पोजीशन क्या होगी, 2001। तो लास्ट टर्म की पोजीशन 2001 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2001 टर्म्स है हमारे पास। अब हर एक ब्रैकेट में ये क्या दे रखा है, कोई पहचान सकता है, कोशिश करो। हर एक ब्रैकेट में अंदर सीरीज दे रखी है, तो ये छोटी छोटी सीरीज का सबका सम करके बताना। तो हर एक ब्रैकेट में सीरीज कौन सी है, कोई पहचान सकता है, एपी है या जीपी है। हर एक ब्रैकेट में जीपी गिवन है, तो हर एक ब्रैकेट का सम करते हैं। तो फर्स्ट टर्म का सम तो 1 के इक्वली होगा, क्योंकि उसमें और कोई है ही नहीं। सेकेंड टर्म का सम 3, थर्ड टर्म का सम, यहाँ पे देखो 1 + 2 3, 3 + 4 7। अब ऐसे लिखते जाएंगे तो यार कोई फायदा नहीं होने वाला, और आगे टर्म्स हम बता भी नहीं पाएंगे। तो फॉर्मूला की हेल्प लेते हैं और फॉर्मूला की हेल्प से लिखते हैं। सबसे पहले ये वाला देखो, फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म का सम, ये T4 मैं बोल रहा हूँ, सम ऑफ फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म का सम किसके इक्वल होगा, देखो, n लास्ट कितनी, टोटल कितने टर्म्स हैं यहाँ पे, 4 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू देखो 2/1, 2 की पावर 2/2, 2 की पावर 3/2 2 ही आ रहा है। हर एक ब्रैकेट में कॉमन रेशियो 2 है और फर्स्ट टर्म 1 है। तो आपको बस हर एक ब्रैकेट में n की वैल्यू चाहिए। n की वैल्यू फोर्थ ब्रैकेट में 4 है, थर्ड ब्रैकेट में कितने टर्म्स हैं, 3। तो अभी हम फोर्थ ब्रैकेट पे फोकस करते हैं। a की वैल्यू पता है, r की वैल्यू पता है, n की वैल्यू पता है, तो सम ऑफ टर्म्स a इंटू, अब r देखो 1 से बड़ा है, r की पावर n-1/r-1। तो आप अगर देखोगे ध्यान से, डिनोमिनेटर में r-1 मतलब 2-1, 2 के इक्वल, न्यूमरेटर में a है, और r की मतलब r की जगह 2, a की वैल्यू 1 रख देते हैं, r की जगह 2 और n की जगह यहाँ पे 4-1। तो 2-1, डिनोमिनेटर में 1 आ गया, न्यूमरेटर में 2 की पावर 4-1 आ गया। सिमिलरली अगर आप थर्ड टर्म को देखोगे, थर्ड टर्म में मैं डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, तो a की जगह 1, थर्ड टर्म में टोटल नंबर ऑफ टर्म 3 है, तो r की जगह मैं 2 की पावर 3-1 लिख देता हूँ सीधा, और नीचे 2-1 1। थर्ड टर्म था तो सम आया 2 की पावर 3-1/1। सेकेंड टर्म 2 की पावर 2-1/1 आएगा। फिफ्थ टर्म आप लिख के देख सकते हो, ये आपका होमवर्क है। फिफ्थ टर्म को साथ में यहाँ पे लिख के देखोगे, फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, 1 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, डॉट 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 यहाँ पे लगा देते हैं। तो फिफ्थ टर्म की क्या वैल्यू होगी, 2 की पावर 5-1/1। यहाँ पे फिफ्थ टर्म का सम की वैल्यू ये होगी। अब हमें इन सबको ऐड करना है। फाइंड सम ऑफ
all the terms we have to add them. वाह क्या पते की बात बताई है ना, सम फाइंड करना है तो सबको ऐड करना पड़ेगा। तो देखो हमने क्या करा है यहाँ क्वेश्चन में, हमने हर एक ब्रैकेट को एक, ये हर एक ब्रैकेट एक टर्म दे रखा है, तो हमने हर एक ब्रैकेट को जो टर्म दे रखा है उसको टर्म को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा ताकि पैटर्न दिखाई दे। हमें इन टर्म्स में जीपी दिखाई दे रही थी तो जीपी का सम लिख लिया और हमें यहाँ पे अंदर पैटर्न दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो लास्ट टर्म है 2001 वाला, इसका सम क्या होगा कोई बताओ तो मजा आ जाएगा। देखो 2 की पावर जो इसकी पोजीशन है वही तो आ रही है पावर में 2 की, -1, और नीचे 1 लिखे ना लिखे एक ही बात है। तो हमें सम फाइंड करना है, यहाँ पे सम इज इक्वल टू t1 plus t2 plus t3 plus t4 and so on up to t2001। तो t1 की वैल्यू कितनी आई थी, 2 की पावर 0 माइनस, t1 की वैल्यू लिखी हमने यहाँ पे, t1 की वैल्यू भी लिख देते हैं। तो 2 की पावर में वही जो पोजीशन है -1, इसी क्वेश्चन के लिए आ रही है सिर्फ 2 की पावर जो पोजीशन है -1 t1, अरे और t2 पोजीशन -1, t3 2 की पावर 3 -1, t4 क्या आया 2 की पावर 4 -1, t5 2 की पावर 5 -1, t6 2 की पावर 6 -1 एंड सो ऑन, चलती रहेगी ये कहानी अप टू लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या था 2 की पावर 201 -1। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे देखो 1 1 1 1 1 1 1 कितनी बार है, टोटल 2001 टर्म्स है, तो -1 2001 टाइम्स होगा। तो अगर मैं -1 सारे एक साथ ऐड करके लिख दूं आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगर किसी को प्रॉब्लम है वो यहाँ पे रफ वर्क देखे, उसकी प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अगर -1 प्लस -1 प्लस -1 लिखूंगा तो इसका सम क्या होगा -3। तो यहाँ पे कितने -1 थे, 3 बार -1 थे, तो -1 इंटू 3 कर देंगे, सम आ जाएगा डायरेक्टली। यहाँ पे 2001 बार -1 है, तो -1 का सम -2001 हो गया। अब हमारे पास क्या बचेगा, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 सो ऑन अप टू 2 की पावर 2001। अब आप इतने पार्ट को देखो, ये तो फिर से जीपी बन गई। तो जीपी बन गई है, यहाँ पे इस जीपी का सम लिखते हैं, एस डैश कॉल करते हैं। एस डैश में आप देखोगे ए की वैल्यू है 2, आर की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करोगे तो आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, 2 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 के इक्वल, तो आर की वैल्यू 2 के इक्वल आ गई। तो -2001 प्लस एस डैश की वैल्यू फॉर्मूला से लिखते हैं, ए कितना है यहाँ पे 2, आर अब 1 से बड़ा है तो 2 की पावर कितने टर्म्स हैं 1 से लेके 2001 तक, तो 2001 आर की पावर n ब्रैकेट में -1 अपॉन आर -1, तो -2001 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2001 -2, 2 इंटू 2 की पावर 2001, अरे मैंने सीधा ब्रैकेट ओपन कर दिया था, सॉरी फॉर दैट। तो -2003 प्लस 2 की पावर 2002, तो इसको हम ऐसे लिख दें। अब 2 इंटू 2 की पावर 2001 है, यहाँ 2 कुछ नहीं लिखा, ऊपर पावर 1, 1 प्लस 2001 2002, तो 2 की पावर 2002,
और -2001 -2, तो -2003। कैलकुलेशन एक्चुअली मैंने डायरेक्टली कर दी थी, डायरेक्टली लिख दिया था, तो अब समझा दिया ये कहाँ से आया और ये हमारा आंसर हो गया। तो अगर ये क्वेश्चन करके मजा आया तो कुछ नहीं, मजे करो, बाय बाय, फिर मिलेंगे।